नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शिवम खंडेलवाल आपके सामने एक बार फिर से लौटा हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो समझाने के लिए काफ़ी मुश्किल है। इसको समझाना और आपका समझना बहुत ही मुश्किल काम है, पर मैं कोशिश करूँगा कि उसको सबसे आसान भाषा में समझाऊँ। ये मेरी कोशिश रहेगी आज की। जैसे मैं हर वीडियो में समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, कि ताकि नॉर्मल जनता, आम इंसान भी समझ पाए कि चीज़ होती क्या है ना। आज का टॉपिक है स्कोलियोसिस का। स्कोलियोसिस क्या होता है? आपने तो पहली बार सुना होगा टर्म। क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह का चीज़ है, ये सब समझेंगे आज हम इस वीडियो में। इतना बड़ा टर्म है स्कोलियोसिस, इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ी चीज़ है, बीमारी तो नहीं बोलूँगा, चीज़ है, कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में सभी में होती है। क्या होती है सब आगे समझेंगे, क्यों होती है, लक्षण क्या होते हैं, इलाज कैसे करते हैं, क्या क्या इलाज में ऑफ़र किए जा सकते हैं, कैसे आपको डरने की ज़रूरत है क्या, या बिना डरे भी इसमें काम चल जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, तो आपको कुछ समझ में आए कि स्कोलियोसिस किससे रिलेटेड होती है बीमारी। तो स्कोलियोसिस आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड चीज़ है। तो आपने दो चीज़ सुनी होगी, एक तो आपने देखी भी होगी ना, कुबड़ निकल जाती है पेशेंटों के, कुब जिसे बोलते हैं, कुबड़ होती है, वो होती है काइफोसिस। वो भी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक लेकिन स्कोलियोसिस रहेगा। ये भी एक तरह का, मान लो डिफॉर्मिटी है स्पाइन की, कर्वेचर चेंज हो रहा है इसमें। तो बेसिकली स्कोलियोसिस क्या होता है, एक लाइन में बताऊँ, कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी कर्वेचर होते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर्वेचर नॉर्मली रीढ़ की हड्डी में होता है। अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग लेवल पे अलग अलग कर्वेचर तो होते हैं। ये तो अगर पीछे ज़्यादा कर्वेचर निकल जाए ऐसा, तो इसको हम काइफोसिस कहते हैं। ये कुबड़ जो मैंने बताया आपको वो होती है। और अगर साइड में है ना, साइड में कर्वेचर निकल जाए, ऐसा टेढ़ा हो जाए शेप इस तरीके से, तो ये होता है स्कोलियोसिस। यानी कि इस तरीके से टेढ़ी हो गई चीज़। तो कर्वेचर पीछे की तरफ नहीं आया, एंगल साइड की तरफ एंगल आया, साइड की तरफ ऐसा, साइड की तरफ एंगल, एंगल चेंज हो जाए साइड की तरफ, तो इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। यानी कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। केवल ये कहना कि ये टेढ़ी हो जाती है, ये गलत होगा। टेढ़ी के साथ थोड़ा पीछे वाला कंपोनेंट तो आते ही आता है, कुबड़ जैसे कंपोनेंट्स में भी आता है थोड़ा सा, लेकिन मेन इसका जो पैथोलॉजी होती है वो टेढ़ी होने की होती है। तो रीढ़ की हड्डी इसमें टेढ़ी हो जाती है। तो स्कोलियोसिस सिंपली क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा, लेटरल, लेटरल की साइड कर्वेचर बोलते हैं, टेढ़ा होना, टेढ़ा कर्वेचर आना, डेट इज़ अ स्कोलियोसिस। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई कि स्कोलियोसिस होता क्या है, क्यों होता है, ये समझेंगे। तो इस चीज़ में क्या होता है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती है नॉर्मली डेवलप होती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो हर लेवल की रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, वो हर लेवल मिजन का एमल सेल से होती है, तो वो तो हम पीछे छोड़ेंगे। तो जो डेवलप होती है नॉर्मली सेपरेट होती है, हर रीढ़ की हड्डी सेपरेट होना पड़ता है हर एक रीढ़ की हड्डी को। लेकिन क्या होता है कि इस केस में दो रीढ़ की हड्डी या तो आपस में आधी फ्यूज़ हो गई, या प्यूरी फ्यूज़ हो गई, या पूरा जॉइंट एक सॉकेट टाइप बना लिया, उससे लेटरल कर्वेचर आ गया, है ना। जैसे पूरी एक रीढ़ की हड्डी है, उसमें आधा एरिया जो है आपका, वो आधा हिस्सा दूसरी वर्टिब्रा, दूसरी रीढ़ की हड्डी से फ्यूज़ हो गया, उस तरह उसकी वजह से टेढ़ा कर्वेचर आपको आ गया। आधा फ्यूज़ हो गया, आधा डेवलप नहीं हो पाया, काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो जो भी है, हमको समझ में आता है कि ज़्यादातर केसेस में कंजेनेटली होते हैं चीज़ें, कि नॉर्मली रीढ़ की हड्डी फ्यूज़ हो रही है आपकी, है ना। रीढ़ की हड्डी में पहले से चेंजेस हैं आपके बर्थ के टाइम के। क्या आप मेरे से पूछोगे डॉक्टर साहब यही कारण है कि वे रीढ़ की हड्डी फ्यूज़ हो गई है, केवल यही कारण होगा? मैं कहूँगा नहीं। बाद में चल के मान लो आपको और टीबी वगैरह भी होता है, या स्टेटिक कोई बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, और उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी इन्वॉल्व होती है, उस केस में भी आपके कर्वेचर आने लगेंगे, आपका एंगुलेशन आने लगेगा। उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर, है ना। मांसपेशियों के तनाव की वजह से, मांसपेशियों या नसों की तनाव की वजह से वो कर्वेचर आपके पास आ रहा है। तो जो मैंने पहले बताया रीढ़ की हड्डी की दिक्कत की वजह से, उसको कंजेनिटल कहते हैं। कंजेनिटल मतलब बर्थ के साथ, बर्थ के डिफेक्ट्स जो होते हैं। और अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो इन्फेक्शन वगैरह कारण हो सकता है, या 50 और कारण हो सकते हैं, वो न्यूरोमस्कुलर चीज़ होती है। तो दो तरीके में से हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको। एक होता है इडियोपैथिक, इसका कोई कारण ही ना हो, कारण पता ना लग पाए, तो हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो 3-4 तरह के स्क्लेरोसिस होते हैं ओवरऑल। ऐसे हर एज में होगा, बच्चों में होगा तो इन्फेंटाइन बोलेंगे, बड़ों में होगा तो एडोलसेंट बोलेंगे, उसके
उसके बीच में किसी बीच की रेंज में होगा तो जुवेनाइल कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, पर ये सब हमारे काम का नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए था। स्कोलियोसिस होता क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्कोलियोसिस क्या होता है। काफ़ी बार हम और समझने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो के बाद भी और भी मैं वीडियोस बनाऊंगा स्कोलियोसिस पे, आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से स्कोलियोसिस होता क्या है। आज के लिए केवल ओवरव्यू था कि स्कोलियोसिस क्या होता है, समझने के लिए। ठीक है, आगे भी बढ़ेंगे, हम आगे जानेंगे, ये तो हमारे कारण हो गए। लक्षण क्या होते हैं स्कोलियोसिस के, जाहिर सी बात है रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, पीछे रीढ़ की हड्डी की बीमारी है तो सॉरी कमर दर्द तो होना ही है, तो कमर दर्द तो रहेगा, लो बैक एक तो रहेगा, कमर दर्द रहेगा। सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है कभी कभी, जब रीढ़ की हड्डी ठीक से डेवलप नहीं होती तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तीसरा, डिफॉर्मिटी तो रहेगी आपकी, मैंने बताया जो लेटरल कर्वेचर रहेगा तो टेढ़ा बेंड होना पड़ेगा, टेढ़ा बेंडिंग रहेगी आपकी टेढ़ी एक तरफ, तो डिफॉर्मिटी भी रहेगी, कर्वेचर भी रहेगा। उसके अलावा जो आपके कंधे वगैरह होते हैं वो भी नॉर्मल लेवल होता है उससे नीचे ऊपर रहेगा, है ना, तो कंधा भी जो है नीचे ऊपर रह सकता है आपके। कंधे के साथ आपकी जो रिब्स होती है वो भी, उनका लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बाकी कमर दर्द तो आपको रहेगा, वो मैंने बताया, है ना। कंधे वगैरह बता दिया मैंने, ऊपर नीचे रहेंगे, सांस लेने में तकलीफ आएगी, तो बेसिक लक्षण तो यही रहेंगे आपके। ऊपर नीचे और भी हो सकता है, किसी को एक आध दो लक्षण और आ जाए और किसी बीमारी वगैरह के से है तो उसके भी लक्षण आ सकते हैं, टीबी के लक्षण आने लगेंगे, वज़न कम होने लगेगा, ये सब करके वज़न कम हो रहा है या बुखार आ रहा है तो वो उसके लक्षण भी साथ में आने लगेंगे। पॉट स्पाइन वगैरह है ना, तो मल्टीपल चीज़ों की मल्टीपल लक्षण भी आपको आने लगेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई में लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अब आते हैं हम, आप लोगों की सबसे फेवरेट टॉपिक है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। स्कोलियोसिस हो गया, कर्वेचर निकल गया, क्या हर केस में इसको कराना ज़रूरी है इलाज इसका, या कि सेलेक्टेड केसेस में कराना ज़रूरी है, या कैसे करें, या क्या कराना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका, अगर आप घर बैठे क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपका फेवरेट टॉपिक जो आता है कि घर बैठे आप क्या कर सकते हो। घर बैठे आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस लगा सकते हो, है ना। ब्रेस आते हैं इसके, तो ब्रेस होता क्या है, सबसे पहले ब्रेस होता है जो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करता है, तो रीढ़ की हड्डी को जो सपोर्ट करता है उसको हम ब्रेस कहते हैं। तो वो ब्रेस लगाया जा सकता है, बाद में बताऊंगा ब्रेस का काम क्या करते हैं, पर आप अभी जान सकते हो कि ब्रेस हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इकलौता एक ही चीज़ है, बाकी दर्द की दवाएं वगैरह तो आप घर पे भी ले सकते हो। अच्छा, ये चीज़ आती है कि ये सब तो ठीक है, अभी हम आपके पास आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले आपको, क्योंकि हमें एक चीज़ देखनी होती है इसमें, कॉब्स एंगल जो होता है ना, कॉब्स एंगल देखकर आपको समझने के लिए नहीं, बस मेरा बताने के लिए था कि कॉब्स एंगल देख के हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होगा, एक्सरे की जाएगी आपकी, और दूसरी एमआरआई की जाएगी, ये देखने के लिए कि कहीं इसकी वजह से जो आपकी नस है, जो स्पाइनल कॉर्ड में नसें जाती है उस पर, स्पाइनल कॉर्ड या जो नसें उस पर दबाव तो नहीं है, वो भी देखने के लिए तो दो चीज़ कराई जाएगी, एक्सरे और एमआरआई। एक्सरे में एंगल वगैरह देखेंगे कितनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी आपको है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब हमने एक्सरे करा लिया, एमआरआई करा ली, अब क्या इलाज हमें आप दोगे। तो इलाज में जो रहेगा आपके, एक्सरे एमआरआई कराने के बाद अगर हमें लगता है कि कॉब्स एंगल कम है ना, कम है, जैसे 20 से 25 डिग्री के आसपास है, तो 20 से 25 डिग्री के आसपास के कॉब्स एंगल को हम ऑफ़र करते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे जो रीढ़ की हड्डी की कसरतें होती है वो करवानी है, भले बच्चा हो भले बड़ा हो, रीढ़ की हड्डी की कसरत करवानी है। और उसके अलावा जो है आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा और ज़्यादा। अच्छा, ये क्या चीज़ मैंने बोली कि बढ़ क्यों नहीं रहा, तो एक्चुअली ये प्रोग्रेस करता है, स्कोलियोसिस प्रोग्रेस करता है। तो अगर ये, बस इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो कर्वेचर है, कर्व आपका प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा बहुत जल्दी। जैसे बच्चे हैं, बच्चों में ग्रोथ बाकी होती है 17-18 साल तक, उसमें प्रोग्रेस कर जाते हैं, उनमें भी हमें ये देखना होता है कि 20-25 डिग्री का है तो कुछ दिक्कत होगी नहीं, लेकिन अगर ये प्रोग्रेस कर रहा है 17-18 साल तक, बहुत जल्दी कर्व बढ़ रहा है, तो हमें कुछ इमीडिएट वर्कअप, इमीडिएट ट्रीटमेंट देने की, इलाज देने की ज़रूरत होती है, पहली बात। सेम चीज़ अगर 18 साल 21 साल के बाद जो बूढ़े होते हैं उनमें डेवलप हुई तो उसका खासे मायने है नहीं, क्योंकि तब ये प्रोग्रेस बहुत ही कम करते हैं। तो थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट बच्चों में चाहिए होता है, और एग्रेसिव में भी हमें मॉनिटर करने वाला ट्रीटमेंट ज़्यादा चाहिए, जिसमें हम एक्सरे करा के देख रहे हैं रेगुलरली। दूसरा आता है, अगर कॉब्स एंगल ज़्यादा है, इससे मान लीजिए 25 से 40 डिग्री के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो गया,
ये बोलने के लिए नहीं है, इसमें आपको कर्वेचर मैं किसी दिन दिखाऊंगा किसी पेशेंट में, आपको स्वयं देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो रखी है। 25 से 40 डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा एंगल होता है। अगर ये एंगल है तो हमें ब्रेस लगाना पड़ेगा। जो 2 मिनट पहले बता रहा था मैं आपको ब्रेस, वो ब्रेस आपको लगाने पड़ेगी। बहुत सारे तरह के ब्रेस आते हैं, है ना, मिल्वॉकी ब्रेस करके बहुत सारे ब्रेस आते हैं। तो ये ब्रेस क्या करते हैं, ये ब्रेस आपके कर्व को ये आपके ब्रेस को ख़त्म नहीं करेंगे, डिफॉर्मिटी ठीक नहीं करेंगे, पर जो आगे होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, उस पर लगाम डाल देंगे। तो ये ब्रेस आपका लगाम लगाने की कोशिश करते हैं आपके कर्व पे, तो आपके कर्व पे लगाम आ जाएगा, है ना। तो कर्व पे लगाम हो जाएगा, तो कर्व जो है उस पर ये लगाम डाल देते हैं ना, कर्व को आगे बढ़ने नहीं देते, पर ये ठीक नहीं करेंगे, डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं करते जो आगे बढ़ने वाला है। तो इसका सबसे अच्छा यूज़ किस में हो सकता है, बच्चों में हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेस काफ़ी, ताकि ये जो डिफॉर्मिटी है बहुत जल्दी से बढ़े ना, है ना, धीरे धीरे बढ़े, या इस पर थोड़ा लगाम डल जाए। लगाम मतलब थोड़ा प्रोग्रेशन को स्लो कर दे। तो ब्रेसिंग का भी काफ़ी इफेक्टिव माहौल है, यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, और इस रेंज में यूज़ कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है 40-45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास का, इस केस में जो है ब्रेसिंग काम नहीं करेगी, तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या सर्जरी करनी पड़ती है, किस तरह की सर्जरी होती है, कितने तरह की सर्जरी होती है स्पाइन में, कैसी सर्जरी किस किस केस में की जाती है, ये हम किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे बैठ के। इसके लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए, और इसमें तो अपन इसी पे ख़त्म करेंगे कि स्कॉलरशिप बेसिकली क्या होता था। ये मेरा आज का मोटिव था आपको समझाने का, स्कॉलरशिप क्या होता है, कैसे होता है, लक्षण क्या क्या होते हैं, इलाज कैसे किया जाता है, घर बैठे क्या इलाज करते हो, ये सब समझाने का मेरा मोटिव था इस केस में। कि बेसिकली अभी ये तो समझ लो स्कॉलरशिप होता क्या है, आपको पता तो लगे स्कॉलरशिप नाम की चीज़ क्या होती है। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा। कोशिश करी मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की, और भी डिस्कशन इस पर करेंगे, अभी बहुत लंबा टॉपिक है स्कॉलरशिप, और क्या क्या होता है, कोई केसेस मेरे पास आया मैं वो भी आपको बताऊंगा, उससे अपन समझेंगे। या फ्यूचर में केसेस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, उस चीज़ से अपन समझने की उसको कोशिश करेंगे। अभी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना चैनल दूसरे लोगों तक फैलेगा। तो करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जितना लाइक कीजिए करिए। उसके अलावा जो है हम तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और लाइव सेशन मैंने डाला है, पोस्ट किया है मैंने लाइव सेशन का। जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो एक लाइव सेशन ज़रूर लूँगा। जिसको भी आना है आप ज्वाइन कर सकते हो। जो जो भी बीमारियाँ हैं, जो जो भी दिक्कतें हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंसेस, आप मैंने आपको बोला कि एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो कि आपके साथ कैसा इलाज हुआ था, क्या हुआ था, आपने कहाँ कराया, दिक्कत कुछ आई, या आगे चल के कोई दिक्कत आ रही है, अभी तक ठीक नहीं हो, तो आप मेरे से आके शेयर कर सकते हो। मुझे जितना होगा मैं आपको सही एडवाइस देने की कोशिश करूँगा। तो आके आप मुझे शेयर कीजिए, बताइए, और लाइव सेशन एंजॉय कीजिए। मैं डेट और टाइम डाल दूंगा मेरे हिसाब से, आप देख सकते हो मेरे पोस्ट में, और आके ज्वाइन कीजिए लाइव सेशन में। जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो खुल के, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।